हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस पैटर क्लासेज के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम राजस्थान में सभ्यताओं को पढ़ रहे थे, जिनमें हमने पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और ताम्र युगीन सभ्यताओं के बारे में पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो अपनी क्लास है वो रहने वाली है राजस्थान में लोहा युगीन सभ्यताओं को लेकर, और जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो भी लोहा युगीन सभ्यताओं को लेकर के ही है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन आपको दिए गए हैं, विराटनगर, जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। तो आपको बता दें कि विराटनगर जो कि जयपुर में स्थित है, बैराट के नाम से इसको जाना जाता था। ये जोधपुर में नहीं है, कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। इस प्रकार से आपका कथन एक यहाँ पे रॉन्ग होता है। दूसरा कथन आपको दिया है, बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। बैराट सभ्यता से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे कथन 2 आपका बिल्कुल सत्य होगा। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 यहाँ पे क्या है? सही है। दोस्तों, एक बात याद रखें, राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं के बाद लोहा युगीन सभ्यता अस्तित्व में आती है। इसके बाद लोहा युगीन सभ्यता के बाद चित्रित मृदभांड वाली संस्कृति का राजस्थान में उदय होता है या फिर अस्तित्व में आती है। तो चलिए पहले हम राजस्थान में लोहा युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से लोहा युगीन सभ्यताओं के स्थल हैं। तो आप साथ साथ इनको नोट करते जाएं। राजस्थान में लोहा युगीन सभ्यताओं के स्थल, कौन सी सभ्यता? लोहा युगीन सभ्यता के जो स्थल हैं राजस्थान में कौन कौन से हैं, उनमें पहला है आपका विराटनगर। विराटनगर कहाँ पे है? जयपुर में। इसके अलावा दूसरा जो है आपका सुनारी। सुनारी कहाँ पे है? सुनारी है झुंझुनू में। इसके अलावा जोधपुरा, तीसरा है आपका जोधपुरा जो कि जयपुर में स्थित है। चौथा है आपका ईसवाल। ईसवाल कहाँ पे है? ईसवाल उदयपुर में है। और पांचवे की हम बात करें तो पांचवा है आपका नोहर, भरतपुर में। और एक बच गया आपका रेड। तो ये सभी के सभी राजस्थान में लोहा युगीन सभ्यता के स्थल हैं। इसके बाद आती है आपकी चित्रित मृदभांड वाली संस्कृति। तो राजस्थान में चित्रित मृदभांड वाली संस्कृति जो है उसके स्थल कौन कौन से हैं? राजस्थान में चित्रित मृदभांड वाली संस्कृति, चित्रित मृदभांड संस्कृति के जो स्थल हैं राजस्थान में वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका विराटनगर, कुछ तो इनमें से ही हैं, विराटनगर। एक है आपका सुनारी। इसके अलावा नोहर, नोहर कहाँ पे है? भरतपुर में। और एक है आपका जोधपुरा। यहाँ से चित्रित मृदभांड वाली संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लोहा युगीन सभ्यताओं की, और इनमें भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विराटनगर की। विराटनगर जिसे बैराट के नाम से जाना जाता है, जो कि जयपुर में स्थित है। विराटनगर की हम बात करें तो ये लोहा युगीन सभ्यता है। और ये कैसी सभ्यता है दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता है, ना कि नगरीय सभ्यता है। आप साथ साथ नोट करते जाएं, बैराट जो है वो किस प्रकार की सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है, जो प्राचीन समय में मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, विराटनगर किसकी राजधानी हुआ करता था? मत्स्य जनपद की राजधानी। कौन हुआ करता था? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। और किस प्रकार की सभ्यता है? लोहा युगीन सभ्यता है। नदी की हम बात करें तो विराटनगर सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है? ये है आपकी बाणगंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? बाणगंगा नदी के किनारे। मृदभांड की हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से स्लेटी रंग के चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कैसे मृदभांड यहाँ से मिले हैं? स्लेटी रंग के चित्रित मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्लेटी रंग के चित्रित मृदभांड की संस्कृति का केंद्र भी रहा है। दोस्तों, इस सभ्यता के जो अवशेष हैं वो बीजक की पहाड़ी, इसके अलावा भीम की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी, यहाँ से इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि इसका जो उत्खनन कार्य है वो किसके द्वारा किया गया। तो इसका उत्खनन कार्य
दयाराम साहनी, वेरी इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी। इसके अलावा नील रत्न बनर्जी, नील रत्न बनर्जी, और एक नाम और मिलता है कैलाश नाथ दीक्षित। तीनों ही नाम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कैलाश नाथ दीक्षित। इन तीनों के द्वारा यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया जाता है। और याद रखें, दयाराम साहनी यहाँ पे उत्खनन का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? दयाराम साहनी के द्वारा 1936 से लेकर के 1937 के मध्य वरहद स्तर पे जो इसका उत्खनन है वो केवल और केवल दयाराम साहनी के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा 1962 से लेकर के 1962 से लेकर के 1963 के मध्य यहाँ पे उत्खनन का जो कार्य है वो किसके निर्देशन में होता है? नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के निर्देशन में। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ नोट करते जाएं। यहाँ से किसके अवशेष मिलते हैं? हड़प्पा और मौर्य काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? बैराठ सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ से गोल चैत्य, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या प्राप्त होता है? गोल चैत्य, जिसको हम कहते हैं गोल मंदिर, जो कि एक पूजा स्थल है, गोल मंदिर। इसके अलावा अशोक का जो शिलालेख है वो यहाँ से, या अशोक का स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ जो है वो यहाँ से प्राप्त होता है। गोल चैत्य या फिर गोल मंदिर या फिर अशोक स्तंभ यहाँ से प्राप्त होता है। गोल चैत्य मंदिर की हम बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित था। एक है आपकी हीनयान शाखा और एक है महायान शाखा। तो गोल चैत्य मंदिर जो है, गोल चैत्य मंदिर या फिर गोल मंदिर, ये किस शाखा से संबंधित है? ये आपका हीनयान शाखा से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका गोल चैत्य मंदिर बैराठ से मिला है वो किस शाखा से संबंधित है? ये है आपका हीनयान शाखा से। और याद रखें, बैराठ के समीप बीजक की पहाड़ी से अशोक का भाब्रू अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या मिला है? अशोक का भाब्रू अभिलेख जो है वो कहाँ से मिला है? बैराठ के समीप बीजक की पहाड़ी से भाब्रू अभिलेख मिला है, जिसकी खोज 1837 में की जाती है। कब की जाती है? 1837 में। किसके द्वारा? कैप्टन बर्ट के द्वारा। इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है? कैप्टन बर्ट के द्वारा। ये अभिलेख जो है वो कहाँ से मिला है? बैराठ के समीप बीजक की पहाड़ी से, जो कि अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ इसको नोट करते जाएं। इसके अलावा यहाँ से 6 से 7 कमरों का विशाल खंडर नुमा भवन, क्या मिला है? खंडर नुमा भवन यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो कि बौद्ध मठ माना जाता है, जिसे क्या माना गया है? बौद्ध मठ के रूप में जाना गया है। इस प्रकार से बैराठ सभ्यता की बेसिक जानकारियाँ हमने पढ़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रहती है? ऑप्शन आपके सामने हैं आहड़, गिलुंड, बैराठ और बागोर। तो अभी हमने डिस्कस किया दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, इन तीनों ने जो उत्खनन है वो किस सभ्यता का किया है? बैराठ सभ्यता का, जिसमें 1936 से लेकर के 1937 के बीच वरहद स्तर पे उत्खनन का जो कार्य है वो दयाराम साहनी के निर्देशन में होता है, जबकि 1962 से लेकर के 1963 के मध्य उत्खनन का जो कार्य है वो नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के निर्देशन में होता है। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बैराठ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ से मिला है? तो अभी हमने डिस्कस किया गोल चैत्य ग्रह, जिसको हम क्या कहते हैं? गोल मंदिर। क्या कहते हैं? गोल मंदिर, जो कि बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। किस शाखा से संबंधित है ये? हीनयान शाखा से संबंधित है। किस सभ्यता से मिला है? बैराठ सभ्यता से मिला है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैराठ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। भीम की डूंगरी
एवं बीजक की पहाड़ी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित स्थल हैं? भीम की डूंगरी या फिर बीजक की पहाड़ी, एक है आपका महादेव जी की डूंगरी। तो ये तीनों ही किस सभ्यता स्थल से संबंधित हैं? बैराठ सभ्यता स्थल से संबंधित हैं। ऑप्शन डी बैराठ सभ्यता यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। इसके अलावा याद रखें, यहाँ से स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। कहाँ से मिला है? बैराठ सभ्यता से क्या मिला है? स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। जबकि याद रखें, ऐसा ही स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा सभ्यता से भी मिला है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से शंख लिपि के प्रमाण भी मिले हैं। बैराठ सभ्यता से किस लिपि के प्रमाण मिलते हैं? शंख लिपि के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा बहुत ही शानदार बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ से इंडो यूनानी राजाओं के कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी इंडो यूनानी शासकों के नहीं हैं। इनमें से 8 सिक्के जो हैं, कितने सिक्के? 8 सिक्के जो हैं वो किससे संबंधित हैं? ये पंचमार्का सिक्के हैं, जिन्हें हम आहत सिक्के भी कहते हैं। 36 में से 8 सिक्के पंचमार्का सिक्के। अब बचे आपके कितने? 28 सिक्के। और इन 28 में से भी 16 सिक्के जो हैं वो किससे संबंधित हैं? किसके हैं? मिनांडर के हैं। किसके सिक्के हैं? मिनांडर के सिक्के हैं। और कितने हैं संख्या में? 16 सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बहुत ही शानदार जानकारी आपको यहाँ पे बताई है कि यहाँ पे मिनांडर के कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 16 सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन, बैराठ के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, एक आपका बैराठ शिलालेख और एक है लघु शिलालेख, इनकी खोज की गई है। ये शिलालेख जो है वो किससे संबंधित हैं? ये आपको पूछा गया है। ये दोनों शिलालेख, एक तो आपका बैराठ शिलालेख और दूसरा है लघु शिलालेख, इनका संबंध किससे है? चालुक्य से है या फिर मुगल से है या फिर अशोक से है या फिर राठौड़ से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। बैराठ के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 अशोक शिलालेख, जिनमें से एक बैराठ शिलालेख और दूसरा आपका लघु शिलालेख है, यहाँ से क्या किए गए हैं? खोजे गए हैं। याद रखें, कहते हैं कि बैराठ में चीनी यात्री हेनसांग, कौन सा यात्री आया था? चीनी यात्री हेनसांग बैराठ आया था और उसने यहाँ पे कितने बौद्ध मठ बताए हैं? 8 बौद्ध मठ बताए गए हैं। किसके द्वारा? हेनसांग के द्वारा। जबकि हेनसांग एक शब्द भी यूज करता है बैराठ के लिए, वो शब्द है आपका पोलियेटुलो, जिसका अर्थ होता है पर यात्रा। पोलियेटुलो का अर्थ क्या होता है? पर यात्रा। ये शब्द यूज किया गया है, उपयोग में लिया गया है किसके द्वारा? हेनसांग के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपका सुनारी सभ्यता को लेकर के है। देखिए, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता के अवशेष आपको पूछा गया कि सुनारी सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन आपके सामने है, चूरू, झुंझुनू, सीकर और भीलवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झुंझुनू। सुनारी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सुनारी सभ्यता की हम बात करें तो ये झुंझुनू जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे है? ये है आपका कांतली नदी के किनारे। किस प्रकार की सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। और याद रखें, यहाँ से लोहा गलाने की, वेरी इंपॉर्टेंट है, लोहा गलाने की जो भट्टियाँ हैं, प्राचीनतम भट्टियाँ हैं, वो कहाँ से मिली हैं? सुनारी सभ्यता से मिली हैं, जो कि भारत की सबसे प्राचीन लोहा गलाने की भट्टियाँ हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसी भट्टियाँ, ये जो भट्टियाँ यहाँ से मिली हैं, ये भारत की सबसे प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टियाँ मानी जाती हैं। और याद रखें, यहाँ से एक लोहे का प्याला भी मिला है। क्या मिला है? लोहे का प्याला मिला है, जो कि इसी सभ्यता से मिला है। ऐसा जो प्याला है वो भारत में कहीं से भी नहीं मिला, या फिर किसी भी सभ्यता स्थल से ऐसा प्याला नहीं मिला है। इसके अलावा एक और शानदार बात आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, यहाँ से क्या मिला है? शंख की चूड़ियाँ। इस सभ्यता से कैसी चूड़ियाँ मिली हैं? शंख से बनी हुई चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा भोजन में चावल के प्रयोग के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। भोजन में किसका प्रयोग अधिक किया जाता था?
चावल का प्रयोग अधिक किया जाता था। इसके अलावा कहते हैं कि यहाँ पर घोड़ों का प्रयोग रथों को खींचने में किया जाता था। जबकि एक सभ्यता है आपकी जोधपुरा, जोधपुरा में भी घोड़ों का प्रयोग किया जाता था रथों को खींचने के लिए। लेकिन याद रखें, पहले जो प्रयोग है घोड़ों का रथों को खींचने के लिए वो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? जोधपुरा में हुआ, जोधपुरा में ही हुआ था। उसके बाद कहाँ पे हुआ? सुनारी में हुआ। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झुंझुनू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युगम पुरा स्थल और जो जिला है उससे सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है सुनारी, झुंझुनू। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। सुनारी सभ्यता कहाँ पे है? झुंझुनू में है, कातली नदी के किनारे। गिलुंड कहाँ पे है? ताम्रयुगीन सभ्यता है, राजसमंद में स्थित है। बिल्कुल ये बात सत्य है। तीसरा है आपका ओझियाना। तो देखिए ओझियाना जो है वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है, खारी नदी के किनारे है। ओझियाना कहाँ पे है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओझियाना, चित्तौड़गढ़। जबकि जोधपुरा की हम बात करें तो जोधपुरा कहाँ पे है? जोधपुरा आपकी जयपुर में स्थित है। यहाँ पे गिलूंड है, ओजियाना है, सुनारी है, इन सब के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम जोधपुरा की करते हैं। जोधपुरा जो कि एक लोहा युगीन सभ्यता है। दोस्तों जोधपुरा की हम बात करें तो जोधपुरा कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। ये कहाँ पे है? जयपुर में। जयपुर जिले की तहसील कोटपुतली तहसील, कौन सी तहसील में है? कोटपुतली तहसील में ये सभ्यता स्थल स्थित है। नदी की हम बात करें तो ये किस नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे है। और किस प्रकार की सभ्यता है ये? लोह युगीन सभ्यता है जोधपुरा। इसके अलावा इसके कुछ उपनाम भी मिलते हैं, बहुत ही शानदार नाम आपको यहाँ पे बताता हूँ जोधपुरा सभ्यता के। और वो नाम है आपके धरतुल। क्या नाम है? धरतुल। और इसके अलावा एक है आपका घरतुल। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? घरतुल, GHARTWL, घरतुल घाट। क्या कहते हैं इसको? घरतुल घाट या फिर धरतुल घाट, ये इसके उपनाम यहाँ पे मिलते हैं। आगे हम इसके उत्खनन की बात करें तो इसका जो उत्खनन है वो किया जाता है 1972 से लेकर के 75 के मध्य। और किसके द्वारा किया जाता है? रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल। और एक नाम और मिलता है डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर विजय कुमार। इनके द्वारा 1972 से 1975 के मध्य इसका उत्खनन का कार्य किया जाता है। यहाँ से याद रखें आप, यहाँ से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जबकि वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ से कृष्णवर्णी या गैरिक वर्णी, आप साथ साथ नोट करते जाएं, कृष्णवर्णी या फिर गैरिक वर्णी मृद भांड भी यहाँ से मिले हैं। जबकि ऐसे ही कृष्णवर्णी या गैरिक वर्णी मृद भांड कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता, जो कि कहाँ पे है? नीम का थाना, सीकर में स्थित है। इसके अलावा लोह युगीन सभ्यता की यहाँ से हम बात करें तो लोह युगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पे भी लोहा घलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पे स्थित है? तो अभी हमने डिस्कस किया जोधपुरा के बारे में। ऑप्शन आपके सामने हैं कोठारी नदी, साबी नदी, बेडच नदी और लूनी नदी। तो जोधपुरा किस नदी के किनारे स्थित है? साबी नदी के किनारे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है, ये आपको पूछा है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं तिलवाड़ा, नगरी, रेड और नलियासर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड। चलिए थोड़ा सा हम रेड सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ये रेड सभ्यता आपकी कहाँ पे है? टोंक में है। टोंक की तहसील है निवाई, निवाई तहसील में ये सभ्यता स्थल है। और इसके अलावा हम बात करें तो रेड सभ्यता जो है इसका उत्खनन कार्य किया जाता है 1938 से 1940 के मध्य। और एक इम्पोर्टेंट नाम आप याद रखें, किसके निर्देशन में होता है? KN
पुरी के द्वारा यहाँ पे उत्खनन का कार्य 1938 से 1940 के मध्य किया जाता है। अवशेषों की हम बात करें तो यहाँ से लगभग 3000 कितने 3000 पंचमार्का सिक्के मिले हैं, जिनमें से बहुत सारे जो है वो किससे संबंधित है, मालव जनपद के बताए जाते हैं। यहाँ से कितने सिक्के मिले हैं, 3000 सिक्के मिले हैं, जिनमें से अधिकतर सिक्के जो हैं वो किससे संबंधित हैं, मालव जनपद से संबंधित हैं। आप साथ साथ नोट करते जाएं किस जनपद से संबंधित बताए जाते हैं, मालव जनपद से संबंधित बताए जाते हैं। और याद रखें यहाँ पर अपोलोडोट्स का सिक्का भी मिला है। कौन सा किसका सिक्का मिला है, अपोलोडोट्स का सिक्का। अपोलोडोट्स का जो सिक्का है वो कहाँ से मिला है, रेड सभ्यता टोंक से मिला है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहे के औजार या फिर लोहे के बहुत ज़्यादा औजार मिलने के कारण इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड टोंक को हम क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर। इसके अलावा और लोहा युगीन सभ्यताओं की हम बात करें तो एक है आपकी ईसवाल। कौन सी है, ईसवाल। और ईसवाल कहाँ पे है, उदयपुर में है। एक शानदार बात ईसवाल के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 5वीं सदी ईसा पूर्व से लोहा गलाने का उद्योग यहाँ पे विकसित हो चुका था। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं, वो है आपका ईसवाल। ईसवाल से समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं या फिर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो वैसे तो ऊँट के अवशेष जो है वो कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। ऊँट के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। लेकिन आपकी जो ईसवाल सभ्यता है यहाँ से ऊँट के दांत का अवशेष भी मिला है। इसके अलावा हम बात करें भीनमाल की, भीनमाल भी कैसी सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है भीनमाल। और भीनमाल कहाँ पे है, आप सभी जानते हैं इसका प्राचीन नाम क्या है, श्रीमाल। बिजोलिया अभिलेख में मिलता है जो कि 1170 ईस्वी का है, श्रीमाल नाम मिलता है। ये कहाँ पे स्थित है, जालोर में स्थित है। भीनमाल कहाँ पे है दोस्तों, जालोर में है। और इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया जाता है, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, RC अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ पे उत्खनन कार्य होता है 1953 से लेकर के 1954 के मध्य। बहुत ही शानदार बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ से किसकी बात कर रहे हैं अपन, भीनमाल जालोर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से रोमन साम्राज्य का सुरापात्र, आप साथ साथ नोट करते जाएं, जिसे हम कहते हैं रोमन एम्फोरा। क्या कहते हैं, रोमन एम्फोरा, सूरपात्र या फिर सुरापात्र। रोमन साम्राज्य का सुरापात्र। और यूनानी सुराही कहाँ से मिली हैं, ये मिली हैं आपकी भीनमाल जालोर से, जो कि इसे विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करते हैं। रोमन एम्फोरा और यूनानी सुराही यहाँ से या इसे विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी चर्चा हम नगर सभ्यता की भी करते हैं, जो कि टोंक में स्थित है। नगर सभ्यता की हम बात करें तो नगर सभ्यता कहाँ पे है, टोंक जिले में स्थित है। यहाँ से टोंक की नगर की हम बात करें तो ये मालव जनपद की राजधानी थी। किस जनपद की राजधानी थी, मालव जनपद की राजधानी थी। कौन थी, नगर टोंक किसकी राजधानी थी, मालव जनपद की। और इसका प्राचीन नाम है करकोट नगर या फिर कारकोट नगर। क्या कहते हैं इसको, कारकोट नगर इसका प्राचीन नाम मिलता है। याद रखें यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में या सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं मालव जनपद के। और कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं, 6000 सिक्के यहाँ से मालव जनपद के प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं, तो वो है आपका कारकोट नगर या फिर नगर सभ्यता टोंक से। तो इस प्रकार से आपकी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो आपकी पूरी होती हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।